जी, तो आप सब जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था, वैदिक सभ्यता पढ़ना शुरू कर दिया था और हमने बात कर लिया था कि आर्यन्स कहाँ से आए थे। अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग जगह बताया, जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से आया है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्कटिक पोल से आया है, हिटलर ने जर्मनी से, यहाँ तक हमने बात कर लिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आया आखिर कहाँ से था, तो सेंट्रल एशिया होगा, मध्य एशिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्स मुलर का रीजन, मैक्स मुलर का लोकेशन मोस्ट वैलिड माना जाता है, सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। तो कहने का मतलब आर्यन्स आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। तो अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़? वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब आर्यन्स आए, हम जानते हैं कि 1500 BC में आर्यन्स भारत में आते हैं और वो कुछ इलाकों पे कब्जा करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से इलाके पर कब्जा करते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, ठीक है। पूरब में वेस्टर्न गंगा बैंक से लेके पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक आर्यन्स का कब्जा था। इतने बड़े इलाके पे आर्यन्स शासन किया करते थे या अपना हुक्म चलाया करते थे। नक्शे से समझेंगे, दिमाग में जल्दी जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है, आप जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में नॉर्दर्न राजस्थान तक, ठीक है। अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में वेस्टर्न गंगा बैंक से लेके पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक, इतने बड़े इलाके पे आर्यन शासन किया करते थे या इनका इतने बड़े इलाके पे कब्जा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस जगह का एक नाम दिया था, एक नामकरण दिया था, जिसे हम भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नाम से जानते हैं। और वो नाम क्या है, जिसको पता है वो कमेंट करके बताएंगे। दैट मीन्स पता चले कि आखिर आपने कितने ध्यान से देखा है। तो इसका नाम पड़ता है, ये पूरे एरिया का जो भारत का सबसे प्राचीनतम नाम माना जाता है, सबसे पुराना नाम माना जाता है, जिसे हम आर्यवर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। आर्यवर्त, ये भारत का सबसे प्राचीनतम नाम माना जाता है, सबसे प्राचीनतम नाम, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? ये इतने बड़े इलाकों पे शासन किया करते थे और इसका नाम दिया आर्यवर्त, जो भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नाम माना जाता है। तो आपके मन में यह सवाल आता होगा कि हाँ, एक और चीज़ कि इसी आर्यन्स के द्वारा एक सभ्यता का शुरुआत किया जाता है, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये वैदिक सिविलाइजेशन अर्बन हुआ करता था या रूरल हुआ करता था। लास्ट क्लास में मैंने बताया है कि ये जो सभ्यता है वो ग्रामीण हुआ करता था, रूरल सिविलाइजेशन हुआ करता था, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन हुआ करता था, शहरी हुआ करता था, ठीक है। तो आपके मन में ऐसा एक सवाल आता होगा कि आखिर इस सभ्यता का सबसे मेन काम क्या हुआ करता था, सबसे मुख्य
कार्य क्या हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि सिंधु घाटी में व्यापार करना सबसे मेन काम माना जाता था। तो इस सभ्यता का मेन काम क्या था, ध्यान रखेंगे, इस सभ्यता का मेन काम हुआ करता था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। कहने का मतलब खेती करना और पशुपालन करना इस सभ्यता का सबसे मेन काम था, ठीक है। तो जी, तो यहाँ पे मेन वर्क की अगर बात करें, मेन वर्क या मुख्य कार्य, तो इस सभ्यता का हुआ करता था एग्रीकल्चर, जिसे आप कृषि कहते हैं, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री, दैट मीन्स पशु पालन। तो वैदिक सिविलाइजेशन का मुख्य कार्य हुआ करता था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इस सभ्यता का खास बात ये था कि जो भी फैमिली हुआ करती थी, जो भी, कहने का मतलब इस सभ्यता में जो भी घर हुआ करता था, मकान हुआ करता था, तो उस परिवार का जो हेड हुआ करता था या जो मुखिया हुआ करता था वो पिता हुआ करता था, फादर हुआ करता था। कहने का मतलब इस सभ्यता में जो फैमिली हुआ करती थी वो पितृसत्तात्मक हुआ करती थी, क्योंकि वो घर के सबसे बड़े आदमी या सबसे बड़े मुखिया माने जाते थे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, जगह तो है नहीं लेकिन फिर भी चलाना पड़ेगा जी। तो ये जो सभ्यता था वो पितृसत्तात्मक था। क्या था भाई, पितृसत्तात्मक था। इसका मतलब ये होता है कि हेड जो हुआ करता था किसी भी परिवार का वो पिता हुआ करता था या फादर हुआ करता था, ठीक है। जी, अब जरा हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था। दोनों में काफ़ी अंतर है, तो पहले उसको अंतर को समझते हैं, ठीक है। अगर हम सिंधु घाट, ध्यान से समझेंगे, अगर सिंधु घाटी की बात करें तो ये सभ्यता हमारा शहरी हुआ करता था, उर्बन हुआ करता था, जबकि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो रूरल हुआ करता था, ग्रामीण हुआ करता था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहले एक ऐसा टेबल बना लें जिसमें एक जगह आपका रहेगा इंडस, ये सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर रहा है, और ये इधर आप ले लो किसे, वैदिक। आइए दोनों में ज़रा मारपीट कराते हैं, युद्ध करवाते हैं जी। तो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करता था, आप लिख सकते हैं शहरी सभ्यता हुआ करता था, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन आपका रूरल हुआ करता था या ग्रामीण हुआ करता था। ये पहला डिफरेंस है, पहला अंतर है। दूसरा अंतर की बात करें तो मैंने आपको अभी भी बताया कि इंडस वैली में व्यापार हुआ करता था, जो ये सबसे इसका मेन काम था, आप कह सकते हैं कि मुख्य कार्य था, ठीक है। जबकि वैदिक सिविलाइजेशन में खेती करना और पशुपालन करना मेन वर्क माना जाता था, मुख्य कार्य माना जाता था। तो दूसरा अंतर यही है, मेन वर्क से रिलेटेड ही है, यानी कि सिंधु घाटी के लोग व्यापार किया करते थे, जो इनका मेन वर्क हुआ करता था, जबकि रूरल सिविलाइजेशन, मतलब यही वैदिक सिविलाइजेशन का जो मेन वर्क है वो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर और मैंने बताया एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कहने का मतलब है कि खेती करना और पशुपालन करना मेन वर्क माना जाता था। ये रहा दूसरा अंतर। तीसरा अंतर बहुत अलग तरीके का है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो तीसरा अंतर है, कहा जाता है कि सिंधु घाटी में जितने भी महिलाएं हुआ करती थी, मतलब ज़्यादातर महिलाएं जो हुआ करती थी वो रानी हुआ करती थी, क्वींस हुआ करती थी। तब इस वाले सभ्यता में वुमेन्स क्या हुआ करती थी? क्वींस। लेकिन अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो इस वाले सभ्यता में फैमिली का जो हेड हुआ करता था वो फादर हुआ करता था। अभी बताया पितृसत्तात्मक हुआ करता था। तो ये लास्ट डिफरेंस है। वुमेन क्वीन हो जाएंगे, मोस्टली वुमेन, ज़्यादातर वुमेन। और इधर की अगर हम बात करें तो इसमें फादर हेड ऑफ द फैमिली था, पितृसत्तात्मक जैसा सिस्टम था। तो ये रहेगा आपका तीसरा। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं मोस्टली वुमेन्स आर क्वींस, रानियाँ हुआ करती थी। और इसमें फादर क्या हुआ करता था? हेड ऑफ द फैमिली। जी, परिवार का मुखिया हुआ करता था पिता। पिता एक ऐसा शब्द है, पिता। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई। हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था, हेड हुआ करता था, ठीक है। और यही कारण है कि ऋग्वेद में जो अगर कोई शब्द को सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है, अगर कोई है ऐसा शब्द जिसको सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है तो वो है पिता, फादर। आपको पता है पिता शब्द को कितना बार इस्तेमाल किया गया है? नहीं ना। अब मैं बताता हूँ, सुनकर कान फट जाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। पिता शब्द का इस्तेमाल 335 बार किया गया है। कितना? 335 टाइम्स। ध्यान देंगे, पिता शब्द का इस्तेमाल जो है वो 335 बार किया गया है ऋग्वेद में। और आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि ऋग्वेद में पिता शब्द का इस्तेमाल 335 बार किया गया है। 335 टाइम्स रिकॉर्ड इन ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में पिता शब्द का इस्तेमाल, हालांकि मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिता शब्द का इस्तेमाल 335 बार ऋग्वेद में किया गया है। ओके, आप इसे लिख सकते हैं, यूपीएससी में पूछा जा सकता है मेरे भाई। पिता शब्द का इस्तेमाल 335 बार किया गया है। कहाँ पे? ऋग्वेद में, ठीक है जी। जी, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि वैदिक सिविलाइजेशन का जो सबसे मुख्य कार्य हुआ करता था वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हुआ करता था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिस एरिया पे, जिस ज़मीन पे ये लोग खेती किया करते थे, उस ज़मीन को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। आप लिख सकते हैं
एग्रीकल्चरल लैंड मैंने कृषि वाला ज़मीन, खेती वाला ज़मीन को क्या कहा जाता था? उर्वरा। ठीक है, या इसे क्षेत्र भी कहा जाता था। क्षेत्र, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे इंग्लिश में, क्षेत्र। तो एग्रीकल्चरल लैंड को क्या कहा जाता था? उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमारे पास सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। तो इस वैदिक सिविलाइजेशन को समझने के लिए या इसके बारे में जानकारी हमें एक लिटरेचर से मिलता है, जिसे हम वैदिक लिटरेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर से ही हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। तो आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट वैदिक सिविलाइजेशन comes from a literature called वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर, अगर आपको याद हो, जब हम सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसी में मैंने आपको बताया था ब्राह्मण लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सोर्स है याद रखेंगे, मैंने आपको बताया है, अभी याद आ जाएगा। बहुत लोग भूल गए होंगे पर मैं याद दिला देता हूँ। ठीक है, वैदिक लिटरेचर के बारे में हमें कहाँ से मिलता है? तो मैंने आपको बताया था ब्राह्मण लिटरेचर में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, अर्यंका, अर्यंक जिसे आप कहते हैं, इसके अलावा वेदांग, एपिक, सूत्र, धर्मशास्त्र, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण लिटरेचर में हुआ करता था, जिसमें से 4, दैट मीन्स वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, अर्यंक, इन लोगों को, इन 4 शब्द को वैदिक लिटरेचर कहते थे। और इसी वैदिक लिटरेचर से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बताया था मैंने आपको? वेद बताया था, इसके अलावा ब्राह्मण बताया था। याद तो नहीं होगा, हम जानते हैं, बहुत हार्ड है ये। देखिए, मुश्किल ज़रूर है, बहुत अच्छा शब्द है, मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में हो जाता है उपनिषद। ठीक है, तो ये है वैदिक लिटरेचर के सोर्स। ठीक है, और वैदिक लिटरेचर से हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। कोई दिक्कत? जी, तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहो और मस्त रहो।